Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 7 P block elements going on. In this chapter, today we are going to study about properties of nitric acid. Nitric acid जो होता है students, वो नाइट्रोजन से फॉर्म होता है. तो नाइट्रोजन 3 टाइप के एसिड्स का फॉर्मेशन करती है. ठीक है ना. नाइट्रोजन कितने टाइप के एसिड्स फॉर्म करती है? 3 टाइप्स के. ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताए थे, है ना. कौन कौन से? H2, N2, O2. क्या बोला था इसको? हाइपो नाइट्रस एसिड. ठीक है ना. H2, N2, O2 हाइपो नाइट्रस एसिड. और दूसरा क्या था? HNO2. इसको क्या बोला था? नाइट्रस एसिड. और थर्ड था HNO3, इसको बोला था नाइट्रिक एसिड. तो ये नाइट्रोजन जो होती है ये 3 टाइप के एसिड्स का फॉर्मेशन कर रही है और वो तीनों आपके सामने मैंने नोट किए हैं. ठीक है ना. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड को हम किस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 2 मेथड बताए थे. एक तो कॉमर्शियली मेथड होता है और एक लेबोरेटरी मेथड होता है. तो लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए आप लोगों ने क्या किया था? देखो, लैब में हमने जो रिएक्शन देखी थी वो क्या थी? सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट कराया था किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना. यही तो था. सोडियम जो नाइट्रेट था उसको रिएक्ट कराया था किसके साथ? सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था. और इस रिएक्शन में आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ था नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइपोसल्फेट. तो ये नाइट्रिक एसिड आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो गया. ये तो लेबोरेटरी मेथड था. और कॉमर्शियली हमने क्या यूज़ किया था? कॉमर्शियली हमने यानी कि लार्ज स्केल पर अगर नाइट्रिक एसिड को हमको ऑब्टेन करना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस यूज़ किया था. हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया था? ओस्टवाल्ड. ठीक है ना. तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या किया था? ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हमने अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया था इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. कैटेलाइट ऑक्सीडेशन करवाया था अमोनिया का. तो आपको क्या करवाना है? कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. किसके लिए? ओस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए. तो कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन अमोनिया का करवाते हैं. तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे आपने अमोनिया लिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाया, कैटेलिस्ट यूज किया था हमने प्लेटिनम या रोडियम, और यहाँ पर टेम्परेचर रखा था आपने 500 केल्विन और प्रेशर रखा था हमने 9 बार. ठीक है ना. यही तो कंडीशन थी. प्लेटिनम रोडियम तो क्या थे? कैटेलिस्ट थे. 500 केल्विन टेम्परेचर रखा था, 9 बार प्रेशर रखा था. अमोनिया का हमने क्या कराना है? कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन कराना है. तो यहाँ पर हमको ऑब्टेन हुआ था क्या? नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल. मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, है ना. नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स आपको ऑब्टेन हुए थे. इस नाइट्रिक ऑक्साइड का अगेन क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था. और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको ऑब्टेन हुआ. और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका क्या हुआ था? हाइड्रोलाइसिस हुआ था. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या हुआ था? हाइड्रोलाइसिस हुआ था. हाइड्रोलाइसिस कहाँ से हुआ था? भाई देखो, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में आपके पास ऑक्सीजन है प्रेजेंट है. तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रस ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया. साथ में वाटर मॉलिक्यूल आपको मोल मिल गए. और इस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ फिर से अगेन ऑक्सीजन ऐड होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है. और यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं. रिएक्ट कर जाते हैं तो ये क्या बोला जाएगा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और यहाँ पर जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो स्टूडेंट्स आपको ऑब्टेन होता है क्या? नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है और अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड ऑब्टेन होती है. ठीक है ना. तो इस प्रोसेस में, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आपको जो नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है उसके अंदर एनो जो होता है एज ए इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है. ठीक है ना.
एज ए इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट था, ये मैंने आपको बताया था। अब ये जो NO होता है ये अगेन क्या हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता है वापस यहाँ आकर, और ये इस फिर से NO2 बना देता है, और ये यहाँ से आपको नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपको जब NO को यहाँ से आप रिमूव कर देते हो तो ये जो नाइट्रिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है ये 98% आपको क्या ऑब्टेन होता है, प्योर ऑब्टेन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ कि नाइट्रिक एसिड जो होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार की होती हैं। ठीक है भाई, अब आप अपने टॉपिक पर पहुँच चुके हो, प्रॉपर्टीज़ पर। तो देखो पहले चेक करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि आप नाइट्रिक एसिड आपके सामने अगर आ जाए तो वो आपको कैसा लगता है। तो नाइट्रिक एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है। तो प्योर जो नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड। प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है। और देखो मैंने अभी आपको बताया था नाइट्रिक एसिड के अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। तो नाइट्रिक एसिड कैसा हो सकता है, इम्प्योर, है ना। इम्प्योर भी तो हो सकता है। जो इम्प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो येलो कलर का होता है। इम्प्योर नाइट्रिक एसिड इज येलो इन कलर। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति होती है, इम्प्योरिटी, NO की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2, प्रेजेंस ऑफ NO2 एज इम्प्योरिटीज। यहाँ पर किसकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है इसके पास, NO2 की। ठीक है ना। अब देखो भैया, भाई NO2 की इम्प्योरिटीज तो होगी, जो NO बनाए वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, क्योंकि एयर वहाँ पर आते हैं। चलो आप NO ध्यान रखना, NO का ऑक्सीडेशन करके नेक्स्ट प्रोसेस चले जाएगा। इसकी इम्प्योरिटीज होती हैं और इसके कारण ये येलो कलर का होता है। और येलो कलर का जो ये एसिड है इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज नॉन एज फ्यूमिक एसिड। इसको क्या बोलते हो आप, फ्यूमिक एसिड बोलेंगे, इम्प्योर एसिटिक एसिड, सॉरी इम्प्योर नाइट्रिक एसिड को, है ना। ये जो होता है इट हैज़ हाईली कोरोजन नेचर। अगर थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड हमारी स्किन पर गिर जाए ना तो उसको बहुत तेज़ी से जलाता है ना। तो हाईली कोरोजन नेचर होता है इसका, किसके रेस्पेक्ट में, स्किन के रेस्पेक्ट में, फॉर स्किन। इसकी डेंसिटी जो होती है वो होती है 1.5। द डेंसिटी of nitric acid is 1.50। इसकी डेंसिटी होती है ना। अब देखो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट्स ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन नाइट्रिक एसिड गैसियस स्टेट में भी होता है, और जब नाइट्रिक एसिड गैसियस स्टेट में होता है
तो इसके जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है। जब नाइट्रिक एसिड गैसियस स्टेट में होगा तो इसके मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? प्लेनर होगी। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इन गैसियस स्टेट नाइट्रिक एसिड exist as a planar molecule। ये जब गैसियस स्टेट में होगा तो कैसी स्थिति में आपको दिखाई देगा? प्लेनर मॉलिक्यूल के में। और इसके देखो HNO3 होता है, तो ये नाइट्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन जुड़ गई इसके साथ, ये ऑक्सीजन कनेक्ट है और यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन है और इस तरह से यहाँ पर क्या आएगी? हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर आती है स्टूडेंट्स इसकी। और इसमें बॉन्ड एंगल जो अगर हम चेक करें, बॉन्ड एंगल अगर हम चेक करें तो देखो नाइट्रोजन के साथ जो दोनों के दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ये तो बॉन्ड एंगल होता है 130 डिग्री का और यहाँ पर होता है बॉन्ड एंगल 102 डिग्री का। वैसे ही बड़ा सा लग रहा होगा, है ना। और इसमें जो डिस्टेंस होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बिटवीन, ये होती है 121 पिकोमीटर और इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो होती है 105 पॉइंट समथिंग होता है 6 पिकोमीटर। और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये सबसे कम होती है, अप्रोक्सीमेटली होती है 96 पिकोमीटर। तो ये HNO3 जो मॉलिक्यूल है, HNO3 का जो मॉलिक्यूल है गैसियस स्टेट में इस तरह से प्लेनर कंडीशन में होता है। और प्लेनर कंडीशन में यहाँ पर इसके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को भी हमने यहाँ पे शो किया है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग नाइट्रिक एसिड के लिए। क्लियर है भाई? गैसियस स्टेट की स्ट्रक्चर को ही आप बनाओगे, है ना। तो ये नाइट्रिक एसिड की प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। आप लोग नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रिक एसिड जो होता है फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये मोस्टली मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट ये नोबल मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। नोबल मेटल आप जानते हो, नोबल मेटल जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये नोबल मेटल्स होती हैं जो लेस रिएक्टिव होती है नेचर के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए ये क्या करता है, इट रिएक्ट्स विद ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, किसके अलावा हैं, एक्सेप्ट नोबल मेटल। और नोबल मेटल में आप लोग ध्यान रखना, ये नोबल मेटल होती हैं जिनमें से गोल्ड और प्लेटिनम बिल्कुल ही नोबल है, ये किसी के साथ कोई रिएक्ट
नहीं करती है। अब देखो मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो इसकी मेटल के साथ रिएक्शन चेक करते हैं हम सबसे पहले। HNO3 reacts with copper metal and form different compounds। ये कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये बात का ध्यान रखना कि कॉपर मेटल यानी कि जो नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, ये रिएक्शन करता है, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होती है वो टोटल, कि कंसंट्रेशन आप कैसी रख रहे हो, इसको डाइल्यूट ले रहे हो या कंसंट्रेट रख रहे हो। तो मोस्टली ये डाइल्यूट स्टेट में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो मेटल के साथ जो रिएक्शन होंगे ना वो डाइल्यूट कंडीशन में ही होंगी। तो कॉपर मेटल के साथ आप HNO3 लीजिए डाइल्यूट, ठीक है ना, डाइल्यूट लेना है आपको ये HNO3। और HNO3 डाइल्यूट लेने के बाद यहाँ पर आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है और ये आपको फॉर्म करता है नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड निकालता है। आपको नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये यहाँ पर आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, देखो क्या देना चाहिए इसको, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस और क्या निकलना चाहिए, हाइड्रोजन बच गया ना, तो H2O। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस चेक कर लो भैया। तो देखिए Cu यानी कि आप लोग बैलेंस जब चेक करें ना स्टूडेंट्स, तो देखो मेरी एक बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस एलिमेंट को बैलेंस करिए जिसकी नंबर एक्सेस है, समझ में आ गई मेरी बात। यानी कि सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसकी नंबर सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो इस रिएक्शन में अगर सबसे ज़्यादा नंबर है तो वो एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 3 2 6 7 और 8, और इधर कितने 3। अब 3 और 8 को आपको बैलेंस करना है ना। तो मैं ज़्यादा टाइम तो लूँगा नहीं बच्चों, क्योंकि बैलेंस के लिए इतना टाइम नहीं होता। तो फटाफट से इसको बैलेंस कर देता हूँ मैं। यहाँ पर ये 2 लगा देता हूँ और ये यहाँ पर 4 लगा देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ 3 और यहाँ पर लग जाएगा 3, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास बैलेंस। अब आप कॉपर मेटल के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो किसको, HNO3 को, है ना। तो ये इसने आपको क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड। अब सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड। अब अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा है तो अब एक बार आप कंसंट्रेट के साथ करा के देखो। यहाँ पर कंसंट्रेट ले लें और कंसंट्रेट जब आप इस नाइट्रिक एसिड को लेते हो बच्चों, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। क्या, यहाँ पर तो इसने नाइट्रोजन का ऑक्साइड दिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दिया है, और अब आपको ये प्रोड्यूस करेगा नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है ना। जब कंसंट्रेट HNO3 को कॉपर के साथ रिएक्ट कराओगे तो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा, और जब डाइल्यूट को रिएक्ट कराओगे तो नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड आपको ऑब्टेन होगा। इसको भी बैलेंस कर दो फटाफट से। यहाँ पे 2 लगा दें, 2 और यहाँ पर 4 लगा दें, ठीक है ना। अब देखो दूसरी रिएक्शन चेक करते हैं हम। दूसरी रिएक्शन करते हैं चेक, रिएक्शन विद जिंक मेटल। जिंक के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है, ऐसे ही जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो जिंक प्लस HNO3, एक बार तो आप ले लो इसको डाइल्यूट, ठीक है ना,
और डाइल्यूट कंडीशन में ये जिंक के साथ जब रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर ये वाला, यानी कि ये वाली रिएक्शन होगी। तो Zn जिंक नाइट्रेट निकाल दो प्लस NO2 और वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि H बच रहा है हाइड्रोजन है ना, बैलेंस कर दो। बैलेंस के लिए 2 लगाऊं तो यहाँ 2 3, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा मेरे को, और ये 4 हो गए, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। और अब यहाँ पर आप जिंक के साथ रिएक्ट कराओ इसको, कंसंट्रेट को, कंसंट्रेट HNO3 को। तो देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड चेंज होता है यहाँ पर नाइट्रोजन का अब आपको ऑक्साइड होगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और अब आपको क्या ऑब्टेन होगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, यानी कि N2O ऑब्टेन होगा अब यहाँ पर आपको। बस इसी का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड आपको ऑब्टेन हो रहे हैं। जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस H2O, है ना। तो बैलेंस चेक करके देखो, बैलेंस चेक करें हम तो यहाँ पर आप लोग देखिए हाइड्रोजन के 2 या 1, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कितने हो गए 4। तो नाइट्रोजन अगर मैं यहाँ पर 4 करूँ तो ऑक्सीजन 12 6 और ये नहीं बैठेगा भाई। तो यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन को कितना कर दें, चलो बैलेंस करके ज़्यादा टाइम ना निकालो, सीधे सीधे बैलेंस कर लो। H2O लगाऊं तो यहाँ पर 5, अब नाइट्रोजन के लिए कितना लगाना है 10, और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 3 लगा देता हूँ, 3 2 जा 6 है। तो ऑक्सीजन में तो गड़बड़ नहीं हो रही है, ऑक्सीजन के अंदर तो गड़बड़ नहीं हो रही है, नहीं चलो ठीक है भाई। हाँ भाई, ये जिंक मेटल और कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन हो गई है ना, किसकी, नाइट्रिक एसिड की। तो देखो दोनों रिएक्शन में हमें ध्यान क्या रखना है, एक बार तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो, दूसरी बार कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रोजन का एक अलग ऑक्साइड आपको ऑब्टेन होता है, कॉपर के साथ तो आपको ये वाले ऑक्साइड्स ऑब्टेन हो रहे हैं NO और NO2, और जिंक मेटल के साथ जो ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहे हैं वो आपको NO2 और N2O ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लो इनको। देखो एक छोटा सा एक्सेप्शन और बता देता हूँ आपको, क्रोमियम और जो एल्यूमिनियम मेटल होती हैं आर नॉट सॉल्यूबल इन HNO3। क्रोमियम और एल्यूमिनियम मेटल जो होती हैं ये HNO3 के साथ सॉल्यूबल नहीं होती हैं, और उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है बच्चों कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो मेटल हैं ये HNO3 से रिएक्ट करके, बिकॉज HNO3 से रिएक्ट कर लेती हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाती है, एक ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेती हैं। और ऑक्साइड की जो मेटल ऑक्साइड की जो लेयर होती है स्टूडेंट्स वो सॉल्यूबल नहीं होती है ना। जैसे एल्यूमिनियम मेटल जो होती है वो मोर रिएक्टिव होती है, और रिएक्टिव और हमको पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट करके उनका ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो वो रिएक्शन कर जाती है, और रिएक्शन करते हैं तो उनसे जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक नहीं होते, हानिकारक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देखते हो कि मेटल जो होती है
इसका यूज़ आप डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स बनाने में करते हो, यानी कि खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में भी आप एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ करते हो। जबकि हम एक जगह पर बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम मेटल खतरनाक होती है, क्योंकि ये आपके फूड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन एल्यूमिनियम से आपका कुकर बना हुआ है, कुकर के अंदर आप पूरी टोटल सब्जियाँ वगैरह वेजिटेबल्स का फॉर्मेशन करते हो। अब यहाँ पर ये एल्यूमिनियम मेटल आपको नुकसान क्यों नहीं करती है? उसका रीज़न ये होता है कि एल्यूमिनियम जो होता है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म करता है, और इस मेटल के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। अब ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो लेयर आपके फूड आइटम्स को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होने देती है। किसके साथ? एल्यूमिनियम मेटल के साथ। इसलिए एल्यूमिनियम मेटल के जो बर्तन हैं उनके अंदर अपना फूड आइटम आप कुक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह वही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम ये दोनों रिएक्ट नहीं करती हैं। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, सॉल्युबल नहीं होती। और उसका रीजन क्या होता है कि दोनों मेटल्स जो होती हैं वो क्या बना लेती हैं? ऑक्साइड लेयर बना लेती हैं, ठीक है ना। बिकॉज दीज मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, दीज मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर होती है ये सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है ना। एंड ऑक्साइड लेयर इज इनर्ट। ये ऑक्साइड लेयर कैसी होती है? इनर्ट होती है। ऑक्साइड लेयर इज इनर्ट। इसलिए क्रोमियम और एल्युमिनियम जो दोनों मेटल है वो रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। अब देखो, नाइट्रिक एसिड का एक बहुत ही फेमिलियर टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ये बहुत ही फेमिलियर टेस्ट है इसका, नाइट्रेट्स का। जब आप एक प्रैक्टिकल वगैरह करते हो ना तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट का, ठीक है ना। तो इस ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या करते हैं हम? देखो, नाइट्रेट्स को मतलब डिटरमाइन करने के लिए हम नाइट्राइट्स जो होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। और इस टेस्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि आयरन का यूज़ करते हैं। और आयरन का यूज़ करके जब उसके अंदर हम थोड़ा सा आयरन डाल देते हैं तो नाइट्रेट जो होते हैं वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है जिसकी एक ब्राउन रिंग आपकी टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ जम जाती है। तो इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो देखो, मैं इसको नोट कर देता हूँ। द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स depends on the ability of फेरासाइन। भाई, नाइट्रेट्स का जो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो किसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है? फेरासाइन की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड, टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस करने का काम करता है कौन? फेरासाइन, ठीक है ना। विच रिएक्ट विद फेरासाइन एंड form a brown color complex. Brown color
कॉम्प्लेक्स। तो देखो कैसे बनाता है, रिएक्शन चेक करते हैं हम। नाइट्रेट्स को टेस्ट कर रहे हो ना आप, तो ये नाइट्रेट्स आ गए। इसके लिए क्या क्या यूज़ किया है आपने यूज़ किया है किसको, आयरन आयन को, और इसके अंदर क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। एसिड से क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन आयन आ गए, है ना। अब ये जो नाइट्रेट हैं ये किस में कन्वर्ट होने हैं, नाइट्रिक में, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो इसको। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस आयरन आयन प्लस H2O, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। फेरस आयन है यहाँ, ये जो फेरस आयन है ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते, रिडक्शन होता है ना, तो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गए। अब देखो भाई साहब, आप लोग ढंग से चेक करना, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लूँ मैं, यहाँ पर नाइट्रोजन अगर मैं 2 ले लूँ, है ना, तो 6, और यहाँ पर 2 लगा दूँ 6, और तो यहाँ पर मैं 4 लगा दूँ, 6 हो गए ये, है ना, और ये 2 और ये 4, और यहाँ पर 8 ले लेते हैं, है ना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ाओ टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये जो फेरिक आयन है, ये जो फेरिक आयन है, फेरस आयन है, ये फेरस आयन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा हेक्साहाइड्रेट फेरेट आयन, है ना। प्लस NO, और इसका जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स है वो है ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। +2 चार्ज होगा इस पर, वही चार्ज होगा, प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, और ये क्या बन गया, इसकी बनेगी ब्राउन रिंग। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स की ब्राउन रिंग बनती है। जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, उस टेस्ट ट्यूब पर जैसे धीरे से आप थोड़ा सा ये डालते हो नाइट्रिक एसिड, तो उसकी जो लेयर होती है, वो उसकी जो दीवारें होती है ना, उस दीवार पर ब्राउन कलर की एक लेयर वहाँ पर जम जाती है, तो वो उसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है ना। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, बहुत ही फेमिलियर टेस्ट है नाइट्रिक एसिड का, नोट कीजिए आप लोग। नाइट्रिक एसिड के कुछ यूजेस देख लेते हैं, है ना। यूजेस ऑफ HNO3, इसका कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो देखो इसका यूज एक तो फर्टिलाइज़र बनाने में करते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होते हैं ना, यूज्ड टू प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्राइट फर्टिलाइज़र, है ना। और दूसरा यूज़ नाइट्रिक एसिड का करते हैं हम एक्सप्लोसिव फॉर्म करने में, यूज्ड टू फॉर्म एक्सप्लोसिव, कोई भी विस्फोटक सामग्री बनानी है तो। और दूसरा होता है क्या, पायरोटेक्निक्स में, एंड पायरोटेक्निक्स। थर्ड इसका यूज़ हम नोट कर सकते हैं, पिकलिंग ऑफ स्टील, यूज्ड टू पिकलिंग of steel and leaching of metals,
और एक और यूज़ लिख सकते हो आप लोग, टू फॉर्म TNT एक्सप्लोसिव। TNT को जानते हो, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव होता है ये, बहुत ही खतरनाक TNT एक्सप्लोसिव होता है। तो स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड की ये सारी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स टू प्रिपरेशन सब आपको यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये नाइट्रिक एसिड का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से प्रेजेंस होंगे। टिल देन ओके।